हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। मध्य प्रदेश पुलिस साइंस लेक्चर सीरीज का 11वां वीडियो करने वाले हैं इस वीडियो में हम। और इसके पहले के 10 वीडियो आ चुके हैं। यदि उनको आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक क्वेश्चन आपकी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में भी हम टॉप 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में उससे संबंधित क्वेश्चनों को भी हम करने वाले इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, आखिरी तक देखना है और वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आपको जवाब भी देना है। ठीक है ना। याद रखना कि रन स्टडी में चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ज्यादा जरूरी क्या है, आपको ये वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण कौन से होते हैं। तो याद रखना है आपको कि कारों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाला जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है। और हजामत की दुकान पर जो नाई के द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है वह भी अवतल होता है। और जो रियर मिरर के रूप में हम गाड़ियों में दर्पण इस्तेमाल करते हैं उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। मतलब सिंपल सा फंडा याद रखना कि जो बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाए वो अवतल दर्पण और जो छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाए वो उत्तल दर्पण होगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द कोशिका निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो कोशिका शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था हुक, है ना। हुक में क्या फंस गई थी? कोशिकाएं फंस गई थी। रॉबर्ट के हुक में क्या फंस गई थी? कोशिकाएं फंस गई थी। तो आपको याद रखना है कि कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का पापा कहे जाते हैं। जीवाणु विज्ञान के पापा किसको बोलते हैं? यह ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान के पापा। और रॉबर्ट ब्राउन, आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन के बारे में कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एम.जे. स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किस कारण से गायब हो जाती है? तो नेप्थलीन की जो गोलियां होती है, साथ में आपको याद रखना है कपूर, है ना। नेप्थलीन की गोलियां या कपूर बोल लो, तो यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के कारण गायब हो जाती है ना। और सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की अवस्था। ठोस से सीधे गैस में या वाष्प में परिवर्तित होने की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऐसा कब होता है? नेप्थलीन की गोलियां, वो गोलियां हम जो कपड़ों की बदबू को रोकने के लिए उसमें रखते हैं ना, कपड़ों में रखी जाती है गोल गोल गोलियां जो आती है सफेद वाली, वो नेप्थलीन की गोलियां। और कपूर, कपूर तो आप जानते हैं जलाते हैं तो सीधे वो गैस में बदल जाता है। ठीक है ना। तो यह ऊर्ध्वपातन पदार्थ है दोनों की दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो जो यूकेरियोटिक होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किस जगत के अंतर्गत आएगा? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है ना। 4 ये जगत के नाम हो गए, एक जगत का नाम और है। इस प्रकार से जो 5 जगत है, तो 5 जगत में वर्गीकृत किया था विटेकर ने यह 5 भागों में पूरे जगत को बांटा था। तो इसमें 4 के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, एक का नाम आपको बताना है। मैंने पहले लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था, तो यदि आपने वो लेक्चर आपको याद है कि नहीं, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और बताइए, आपकी 5 को बांटा है विटेकर ने, तो 4 तो यहाँ लिखे, कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी और मोनेरा। वो एक बच रहा है, तो एक का नाम क्या है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के समस्थानिक में z का मान समान होता है लेकिन निम्न में क्या भिन्न होते हैं? z मतलब है परमाणु क्रमांक, क्योंकि समस्थानिक है ना, तो इसमें मतलब मैंने आपको बताया था कि लिखने का तरीका, नीचे z आएगा ऊपर a आएगा, और जिसमें z का मान समान होता है उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। मतलब नीचे वाला क्या कहलाता है? यह इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो समस्थानिकों में
इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होंगी, प्रोटॉनों की संख्या समान होंगी, तो क्या बदलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या जो कि नाभिक में होते हैं उनकी संख्या बदल जाएगी। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक के केस में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान रहती है और प्रोटॉनों की संख्या भी समान रहती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग रहती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि हम ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं मंदक या मॉडरेटर के रूप में। यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम ईंधन के रूप में, और कैडमियम का उपयोग करते हैं हम नियंत्रक के रूप में, है ना। यह जो छड़े होती है नियंत्रक छड़े, उसके लिए हम उपयोग करते हैं कैडमियम का, ठीक है ना। आपको सारी बातें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? जैविक खेती शब्द आ गया। जैविक खेती में हम क्या करते हैं? रसायन का कम से कम उपयोग होता है, रसायन का उपयोग नहीं के बराबर होता है, तो उस प्रकार की खेती को हम जैविक कृषि बोलते हैं। अब देखो इसमें कौन सा है, तो उपयुक्त नहीं है, यहां पर बोला है उपयुक्त नहीं है, तो रसायन का प्रयुक्त तो उपयोग में नहीं किया जाता, तो जो इसका उल्टा बोलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये सेकंड वाला देखिए आप, यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। तो ये तो एकदम गलती हो गया ना, उल्टा ही बोल रहा है ये तो, क्योंकि हम जैविक कृषि में रसायन का उपयोग नहीं करते, और ये ऑप्शन में क्या बोलना चाह रहा है कि वह रासायनिक और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। तो ये एकदम गलत है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है? रासायनिक यौगिक का उदाहरण तो आपको ध्यान रखना है, संगमरमर जो है या मार्बल जिसको कहा जाता है संगमरमर, यह एक रासायनिक यौगिक का उदाहरण है, और यह एक कायांतरित सेल से बनता है। किससे बनता है? कायांतरित सेल से बनता है, जिसमें चूना पत्थर जब कायांतरित होता है तो वह संगमरमर के रूप में बनता है, ठीक है, संगमरमर का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे बात समझ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको आखिरी तक बने रहना है वीडियो में, ठीक है ना। आगे के और क्वेश्चन देख रहे हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो हरित लवक युक्त मृदुतक, है ना, तो ये जो ऊतक होता है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और प्रकाश संश्लेषक होता है, क्योंकि हरित लवक जो होता है, यह क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह प्रकाश संश्लेषक का काम करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो क्लोरेन काइमा है, क्लोरेन काइमा, यह होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और यह एक मृदुतक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35, मतलब क्लोरीन को ऐसा लिखेंगे, क्लोरीन 17 नीचे 35 आएगा ऊपर। अब इसमें बोला है कि आयन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि यह जो संख्या लिखी है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है और यही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, और इसको जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, मतलब 35 में से 17 जाएंगे तो 18 बचेगा, तो यह हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, ये वाला ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? तो देखो 18 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इस प्रकार से आप न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? नीचे वाले को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को बोलते हैं द्रव्यमान क्रमांक। तो द्रव्यमान क्रमांक में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, और जो परमाणु क्रमांक होता है वही हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है। समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ज्यादा होती है रिवर वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जल, समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। तो जब हम पानी हटाएंगे तो हमें पानी हटाने में, मतलब जितना ज़्यादा पानी हटाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को हल्का पाएंगे। तो इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि हम जितना पानी हटा सकते हैं उसके कंपैरिजन में यदि उसका भार देखेंगे ना, तो समुद्र के पानी का भार ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा भारी पानी हम हटा पाएंगे और उतना ही हल्का हम अपने आप को महसूस करेंगे। तो तैरने में हमें आसानी होती है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? समुद्र जल का घनत्व, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की तुलना में ज्यादा होता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो विंड पाइप होती है, श्वास नली होती है, वह हमारी आहार नली का हिस्सा कैसे हो सकती है? बाकी सभी हमारी आहार से संबंधित है, तो इसलिए श्वास नली जो आएगा इसका हिस्सा नहीं होती है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ पर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में हो जाता है। देखो, जब भी हमने दूरी और समय का ग्राफ बनाया तो नीचे आती है समय और यहां पर आती है दूरी। ठीक है ना, y वाले में दूरी आएगी और x वाले में समय आता है। अब वो बोल रहा है हर 15 मिनट के बाद, मान लो ये 15 मिनट है, तो ये 15 मिनट के बाद ये कैसा हो जाता है? समय अक्ष के समांतर। ये देखो, ये इसके समांतर दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ जाते हैं। मतलब क्या, समय हम जैसे समय बढ़ाएंगे, यहां पर आगे बढ़ते जाएंगे इस अक्ष पे, तो समय बढ़ रहा है, लेकिन देखो दूरी बढ़ रही, क्या उतनी दूरी है, उतनी दूरी है, उतनी दूरी है, उतनी दूरी है। मतलब समय के साथ भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब है वह विराम अवस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में? विराम अवस्था में। मतलब प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है, विराम पर आता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? मतलब यदि समय बदल रहा है लेकिन दूरी तो वही की वही है ना, मतलब विराम अवस्था में होगा कि नहीं होगा? तो यह हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न है। गैर संपर्क मतलब स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहले मेरे को यह बताओ कि क्या पृथ्वी अपने को स्पर्श करती है क्या बल लगाने के दौरान? नहीं करती है। जैसे मान लो हमने कोई हवा में वस्तु को छोड़ा तो वो नीचे की तरफ आएंगी ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो क्या पृथ्वी ने उसको क्या हाथ से लेके आ रही है? क्या नहीं लेके आ रही। मतलब कोई संपर्क नहीं है पृथ्वी का, तो गुरुत्वीय बल तो आएगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल तो आएगा। घर्षण बल में संपर्क होना चाहिए, पेशी बल में संपर्क होना चाहिए। मतलब ये ऊपर वाले दो में से कोई सा आएगा, और पेशीय बल ऊपर वाले में आ गया तो ये भी नहीं आएगा। तो चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल, इन दोनों का जो रहता है वह गैर संपर्की बल होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? गैर संपर्की बल होते हैं, है ना। मैंने आपको क्षेत्र की परिभाषा बहुत अच्छे से बताया हूं विद्युत वाले लेक्चर में, है ना। जो हमारा टॉपिक वाइज पहला लेक्चर मैंने डाला था उसमें आपको बताया था कि जो क्षेत्र होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र हमको बनाना है, तो किसी भी द्रव्यमान के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस किया जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का बल महसूस किया जाए उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। और एक आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत के आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव या बल महसूस किया जाए उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। ये तीनों क्षेत्र, यह तीनों गैर स्पर्शी बल होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं तीनों, याद रखना है आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 धातुएं कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मतलब विद्युत लेपन के लिए कौन कौन सी धातुएं हम प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है कासो जिक्रो, कासो जिक्रो, है ना, कासो जिक्रो, कासो जिक्रो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। का से कॉपर, स से सोना, जी से जिंक और क्रो से क्रोमियम, ये सभी हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत लेपन में। कासो जिक्रो, कासो जिक्रो, कासो जिक्रो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री तक गर्म किया जाता है, रेत को हमें गर्म करना है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर गर्म करना है, और 30 डिग्री में पानी डाल देना है, 30 डिग्री तक पानी डाल देना उसको, है ना। तो आधे घंटे के बाद क्या होगा? तो जब 30 डिग्री का पानी इस पर पड़ेगा तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगेगा, क्योंकि तापांतर मिला, और तापांतर जब भी मिलता है तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो 90 डिग्री से ऊष्मा 30 डिग्री में जाना स्टार्ट हो जाएगी, और आधा घंटा तो बहुत लंबा समय हो गया, तो इसलिए जो पानी और रेत का जो तापमान रहेगा उनमें कोई भी अंतर नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो रेत और पानी का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आधे घंटे के बाद की बात है क्योंकि। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलयन जिनमें कणों का आकार व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है क्या कहलाते हैं? तो नैनोमीटर मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नैनो मतलब होता है 10 की घात -9, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात -10 होता है। 1 फर्मी बराबर आपको पता होना चाहिए 10 की घात -15 होता है, 1 फर्मी बराबर। और 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6 होता है। ये चारों बातें आपको याद रखना है। नैनो मतलब 10 की घात -9, माइक्रो मतलब 10 की घात -6,
एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10, एक फर्मी बराबर 10 की घात -15। ठीक है, तो जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है वह कलिल या कोलाइडल कण कहलाते हैं, कलिल या कोलाइडल कण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल के में दो समान टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उस जीव को क्या कहते हैं? मैंने आपको इसका पहले भी बताया था कि जब हम बीच में से काटे किसी को और वो जीव यदि दोनों ओर से समान हो जाए तो उसको द्विपार्श्व सममित जीव कहा जाता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मतलब द्विपार्श्व सममित जीव कहा जाएगा यदि वो दो टुकड़ों में बढ़ गया। मैंने अर्थवॉर्म बताया था आपको, अर्थवॉर्म केचुआ जो बताया था, तो केचुआ ऐसे ही होता है ना, दो भागों में बढ़ जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थल समीर कब चलती है? तो ये भी हम पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रात के समय चलती है थल समीर और दिन के समय चलती है समुद्री समीर। समुद्री समीर चलेंगी दिन के समय और रात के समय कौन सी चलेंगी? तो रात के समय चलती है थल समीर। ठीक है, आपको ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है 15 से 30 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना चाहिए, तब उसको हम पाश्चुरीकृत दूध कहा जाएगा। ठीक है, तो 15 से 30 डिग्री के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? तो अग्निशामक का सही उदाहरण तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वही अग्निशामक का सही उदाहरण होती है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन बोला है तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है कि नहीं है? बर्फ का पिघलना क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? शोर के लिए विस्फोट से ध्वनि शोर है, कारखानों से ध्वनि शोर है, वाहनों से ध्वनि शोर है, लेकिन क्या संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि शोर कही जाती है क्या? नहीं कही जाती, इसलिए हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नहीं वाले रहते हैं ना, इनका बड़ा ध्यान से करना होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं वाले को ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो देखो, जो क्वथनांक होता है, पहले तो क्वथनांक पता होना चाहिए। क्वथनांक मतलब क्या? उबलने वाला बिंदु। उबलने वाला बिंदु को हम बोलते हैं क्वथनांक। उबलने वाला बिंदु क्या कहलाता है? क्वथनांक होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल होने वाला जो पॉइंट रहता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक आता है हिमांक, मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमने वाला बिंदु। और एक होता है गलनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने वाला बिंदु। तीनों बिंदु आपको ध्यान रखना है। क्वथनांक मतलब उबलने वाला, जमने वाला हिमांक और गलने वाला गलनांक। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्वथनांक किस पर निर्भर नहीं कर रहा या कौन सा गलत है? तो प्रकृति पर निर्भर करता है ना, तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है, वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है, लेकिन कमरे के तापमान पर निर्भर नहीं करता। दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। दाब कम होने से क्वथनांक भी कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और ये स्पेशली आपके लिए रखा है क्योंकि आप आखिरी तक आए हो, है ना। कई लोग जो सीरियस नहीं होते, सिंसियर नहीं होते, वो आधे में से वीडियो को छोड़ के चले जाते, तो उनको और आपको अलग रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ना तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोग छोड़ के भग जाएंगे। लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी यदि एग्जाम में आएंगे तो करते आना चाहिए। ठीक है ना, देखो क्या दिया है, Na2CO3 द्रव्यमान इकाई के लिए सूत्र की गणना करना है हमें, है ना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोला है इसमें, तो इसमें हमें सूत्र की गणना करना है। तो देखो यहाँ पर Na2 मतलब सोडियम का कितना दिया हुआ है 23, और वो कितने हैं 2 है, तो 23 का 2 गुना ले लेंगे। ठीक है, प्लस कार्बन का कितना है 12 है, प्लस O3 मतलब ऑक्सीजन कितने लेना है 3 लेना, तो 16 गुना 3, तो ये कितने हो गए 23 दूनी 46, 46 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 58, 58 और 48, 58 और 48 होते हैं 106, 58 और 48 कितने हो जाएंगे 106 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में है क्या 106? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर
थोड़ा सा अंतर है। Na2CO3 और यहाँ पर पूरा दिया हुआ है Na2CO3 डॉट 10 H2O, है ना। तो इसलिए इंग्लिश वाला भी देखना चाहिए। आप जब कर रहे हो तो इंग्लिश वाला वर्जन भी देख लिया करो, क्योंकि वो तो लिख देते हैं स्टार्टिंग में तो कि अंग्रेजी वाला संस्करण मान्य रहेगा, लेकिन अपने को भी तो देखना पड़ेगा ना। और ये देखो, ये पहले का पेपर था, ये जो पेपर था ये तो उसमें दिया हुआ है, लेकिन वहां पर आपको एग्जाम में बदल के देखना पड़ता है इंग्लिश में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका आंसर नहीं आए ना तो एक बार उसको इंग्लिश में चेक कर लेना, ठीक है। तो 10 H2O और निकाल लेते, 10 है ना, H2O मतलब H का आ जाएगा एक, दिया हुआ H भी, H का एक है और वो दो बोला ना, H2 मतलब दो प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएंगे 18, 18 दाम कितने हो जाएंगे 180, और टोटल करेंगे तो 286 हो जाएंगे। तो 286 यू हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसमें। आ गई बात समझ में। जैसा सोडियम दिया, सोडियम कितने दिए 2, तो सोडियम का लिखा 23 गुणा 2, ऑक्सीजन कार्बन का करा 12, ऑक्सीजन 3 थे तो 16 गुणा 3 कर दिया, 10 है H2O तो हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो इस प्रकार से आ गया हमारा 286। ठीक है, ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करो, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और रन स्टडी के सदस्यों की संख्या आपको बढ़ानी है। आपका ही चैनल है तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।